Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इकोनॉमी में 7,000 शेयर्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास 7,000 शेयर्स हैं और अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी में अप्रॉक्स 40 सेक्टर्स होते हैं। आईटी, फार्मा, बैंकिंग, एफएमसीजी, मेटल्स एंड और बहुत सारे इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं वो 40 सेक्टर्स होते हैं, पर जो कोर मेजर सेक्टर्स होते हैं वो 20 के आसपास होते हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। अब सवाल ये है कि आपने देखा होगा जब मार्केट ऊपर जाती है तो सभी सेक्टर थोड़ी ऊपर जाते हैं, कोई तो नीचे भी जाता है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो सभी सेक्टर थोड़ी नीचे जाते हैं, कोई तो ऊपर भी जाता है। तो सेक्टर को ना सेलेक्ट करना एक आर्ट है और आर्ट सीखी जा सकती है, ठीक है, डेवलप की जा सकती है। तो अब आपको सेक्टर का सिलेक्शन कैसे करना है मैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा समझो इकोनॉमी में हर पल कुछ ना कुछ चेंज होता है। कभी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, कभी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, कभी मॉनसून की वजह से देश में इन्फ्लेशन का लेवल चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट का चेंज होने की वजह से सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। तो देश की जो इकोनॉमी है हर पल चेंज हो रही है। वो जो चेंज है, क्या वो जो चेंज है सभी सेक्टर्स के लिए बुरे माने जा सकते हैं या किसी सेक्टर के लिए तो वो अच्छा भी होगा? तो जवाब है किसी सेक्टर के लिए तो वो अच्छा भी होगा। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप सबने देखा 2020 में कोविड आया। अब कोविड कोई कैसे बोल सकता है कि अच्छा है? लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कैसे कोई बोल सकता है कि कोविड अच्छा है? कोविड अच्छा नहीं है, पर उसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो गई। जैसे आपने देखा हॉस्पिटल सेक्टर, मेडिसिन इंडस्ट्री, आपका टेलीकॉम, एफएमसीजी, ये सारी इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑनलाइन बिजनेसेस, सबने बहुत अच्छा किया। तो आप ये सोचिए कि कोविड जैसी जो पेंडेमिक थी वो इन सेक्टर्स के लिए बहुत वरदान साबित हुई। तो इकोनॉमी में बुरे से बुरी चीजें भी किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। अब यही चीज की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप सेक्टर का सिलेक्शन सही तरह से कर सकते हैं। तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बताता हूं और इसी तरह से सेक्टर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से पैरामीटर जब चेंज होते हैं तो कौन सा सेक्टर अच्छा या बुरा परफॉर्म करता है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं। अब देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर को ना हम 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला अपस्ट्रीम सेगमेंट, दूसरा मिड स्ट्रीम और तीसरा डाउन स्ट्रीम। अब ये जो तीनों सेगमेंट है ना, इनका काम समझ लेते हैं हम। जो अपस्ट्रीम सेगमेंट है ना, ये वो कंपनियां हैं जो तेल को जमीन से निकालने का काम करती हैं। तो इन कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ओएनजीसी जैसी कंपनियां आती हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तेल को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू डिलीवर करने का काम जो कंपनियां करती हैं वो मिड स्ट्रीम में आती हैं और उनमें पेट्रोनेट LNG एक कंपनी है। जो OMCs कंपनियां होती हैं यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिनसे आप तेल डायरेक्ट खरीदते हैं, BPCL, HPCL जैसी कंपनियां, वो इस सेगमेंट में आती हैं। तो अब ये 3 सेगमेंट हो गए। अब तीनों के तीनों सेगमेंट चलते हैं क्रूड के प्राइजेस से। अब देखिए, मान लेते हैं अगर क्रूड का प्राइस $100 है पर बैरल और $50 पर बैरल है, तो ये दोनों ही सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन बेहतर होगी किस कंपनी के लिए और क्यों, ये समझते हैं। अब मान लीजिए आप रिलायंस ONGC कंपनी है और आप जमीन से तेल निकालने का काम करते हो, तो आपकी एक सर्टेन कॉस्ट आएगी जिसे एक्सप्लोरेशन कॉस्ट कहा जाता है। अब ये जो कॉस्ट है आपकी एक्सप्लोरेशन, ये मान लेते हैं $35 से
$40 के बीच में है, तो ये तो आपकी कॉस्ट ही कॉस्ट है। अब इसके ऊपर आप बेचेंगे तो वो आपका प्रॉफिट है। तो अगर इस सिचुएशन में जहां पर मेरी $35 से $40 की कॉस्ट है, वहां पर मैं $50 का तेल अगर बेचता हूं तो क्या मुझे फायदा ज्यादा है, या $100 पे बेचता हूं तो फायदा ज्यादा है? तो इसका मतलब है हाई ऑयल प्राइसेस किस सेगमेंट के लिए पॉजिटिव होते हैं? अपस्ट्रीम के लिए। तो रिलायंस ओएनजीसी की जो शेयर के प्राइसेस हैं कब ऊपर जाते हैं? जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है। मिड स्ट्रीम को देखो बाय एंड लार्ज कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर लो ऑयल प्राइसेस इसके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ती है कब? जब डिमांड बढ़ती है लो प्राइसेस पे, तो इनको ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। एंड सिमिलरली यहां पर जब तेल सस्ता होगा तो आप ज्यादा डलवाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, है ना, ज्यादा डिमांड करेंगे। तो जो लो प्राइसेस ऑफ ऑयल हैं वो इसके लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसी कंपनियां कब अच्छा करती हैं? जब कीमतें ऑयल की कम होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपको रिलायंस ओएनजीसी कब लेना चाहिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल कब नहीं लेना चाहिए, समझ में आया? यानी जब कीमतें ऊपर जाएंगी ऑयल की तो कौन नीचे जाएगा? बीपीसीएल, एचपीसीएल। आ रहा है ना समझ में? परफेक्ट। अब देखिए हम बात करेंगे स्कैम की। तो स्कैम क्या होता है आप सब जानते हैं। अब मार्केट में ये स्कैम कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिए। तो बेसिकली क्या होता है कि स्कैम ना दो तरह से हो सकते हैं। पहला कि किसी कंट्री में कोई स्कैम हो जाए, देश की सरकार मिलकर कर दे। जैसे हमारी कंट्री में आपने सुना था 2006, 7, 8 में 2G, 3G कोलगेट स्कैम हुए, और तरह तरह के स्कैम होते रहते हैं वैसे तो हमारी कंट्री में। दूसरा किसी कंपनी में स्कैम हो जाए, जैसे आपने देखा सत्यम में स्कैम हुआ, DHFL में हुआ, यस बैंक में हुआ, और ना जाने कितने स्कैम। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद, पर्टिकुलरली किसी शेयर्स में हुए। अब जब कंट्री में कभी स्कैम होता है ना तो ये बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि ये देश की छवि को डेंट लगाता है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे समय में ना जो FIIs होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी FII ऐसी कंट्री में निवेश नहीं करना चाहेगा जहां पर जो सरकार है वो स्कैम कर रही है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मानी जाएगी। अब अगर किसी कंपनी में स्कैम होता है तो देखो अच्छा ये भी नहीं माना जाएगा। मेरा ऑब्जर्वेशन है जिस भी कंपनी में स्कैम हुआ है ना, उस कंपनी के शेयर का प्राइस ना 90% तक करेक्ट हो गया है। तो जब कंपनी में स्कैम होता है ना, तुरंत प्रभाव से हमें एग्जिट लेनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और उसमें इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, और उसको एवरेज आउट तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। तो ये लर्निंग है हमारे लिए, ऐसे समय पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। एक्चुअली में क्या है सर, देखो आप बहुत अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हो और आपने कम अच्छा काम किया तो समाज आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से कंपनियों से जो एक्सपेक्टेशन होती है, अगर कंपनी उसकी तुलना में परफॉर्म नहीं करती है तो फिर जो ब्रोकर्स हैं वो डाउनग्रेड कर देते हैं सिर्फ 18 पे, और वो साल में 4-5 बार होता है बस। जब कभी जाएगा ना तब आपको उस पर एक्शन लेना है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं किस चीज़ के लिए? इकोनॉमी को देखने के लिए, उनके हालात को देखने के लिए। अब देखिए मार्केट को चलाने के लिए ना और अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनसे मार्केट चलता है। तो पहला जो फैक्टर है हम समझते हैं उसे रेटिंग एजेंसी के तौर पर, रेटिंग एजेंसी और ब्रोकर्स रिपोर्ट। अब ये रेटिंग एजेंसी एंड ब्रोकर रिपोर्ट क्या होती है इसे समझिए। रेटिंग एजेंसी जैसे इकरा, क्रिसिल, मूडीज, तुम्हारे नाम से रेटिंग एजेंसी भी है, पता तुम्हें? इकरा रेटिंग एजेंसी, ICRA बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी। इकरा, क्रिसिल, मूडीज, S&P 500 ये रेटिंग एजेंसीज हैं। तो रेटिंग एजेंसी का काम पता है क्या होता है? रेटिंग एजेंसी का काम होता है रेट करना किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, इकोनॉमी को,
अब ये रेटिंग किस बेसिस पर करते हैं? इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे, इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर, ठीक है। अब समझो कि कोई रेटिंग एजेंसी किसी इकोनॉमी को अपग्रेड कर देती है, जैसे आपने देखा S&P 500 ने इंडिया की इकोनॉमी की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है ये तो। अब सोचो कि अगर इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया जाएगा तो इसका फायदा क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग जो बाहर से वेट कर रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करने का, वो कहां जाएंगे? इंडिया आएंगे। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? तो ये पॉजिटिव है। एंड वाइस वर्सा, अगर इसने गिरा दी रेटिंग तो यहाँ से फिर लोग पैसा जाएंगे, है ना, आउटफ्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है रेटिंग एजेंसी जब अपग्रेड करती है, रेटिंग को अपग्रेड करती है तो ये पॉजिटिव माना जाता है, और डाउनग्रेड करती है तो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो डाउनग्रेड नेगेटिव माना जाता है। अब ये ब्रोकर्स रिपोर्ट को समझते हैं। अब मान लेते हैं कोई XYZ शेयर है, ठीक है, और XYZ जो शेयर है, अब इस शेयर को ना, इस शेयर के प्राइस को इंक्रीज कर दिया, किसने? ब्रोकर ने, बाय 50%। मान लो XYZ शेयर 100 रुपए का है और ब्रोकर बोलता है कि 200 रुपए टारगेट है इसका। तो अब जितने क्लाइंट उस ब्रोकर के पास हैं वो इस चीज को देखकर बाय करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ब्रोकर जब पॉजिटिव रिपोर्ट पब्लिश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो वो उस स्टॉक के लिए पॉजिटिव माना जाता है। एंड वाइस वर्सा, अगर गिरा देते हैं तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको काफी फॉलो किया जाता है, ठीक है।